औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस किया था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर टू टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। एक को हमने कहा था कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाओ तो आपका आंसर स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं तो वेक्टर क्वांटिटीज भी आ सकता है। कब स्केलर आएगा, कब वेक्टर आएगा, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी वेक्टर प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन जो प्रैक्टिकल यूज़ में आ रही है उसको हम नाम देते हैं टार्क का। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। पिछली वीडियो दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन थे और ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जी सबसे पहले टार्क होता क्या है, आप लोगों ने मैट्रिक लेवल में भी शायद इसको पढ़ा होगा। डिटर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अक्सर हम यूज़ करते हैं जी, ये एक नट को टाइट करना है एक स्पैनर की मदद से। जब हम उस स्पैनर की मदद से नट को टाइट करते हैं, जैसे इधर नज़र आ रहा है, तो हमें एक फ़ोर्स लगानी पड़ती है और दूसरा मूवमेंट आर्म चाहिए। तो इसी मूवमेंट आर्म और फोर्स के एक्शन को हम क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम सर्कल में रोटेट करवाएंगे। इस सर्कल में जो उसकी रोटेशन है या एक एक्सिस की जो रोटेशन है, इसी को बेटे हम नाम देते हैं किस चीज़ का, टार्क का। द टर्निंग डेफिनेशन देख लेते हैं। दो तीन डेफिनेशन इसकी बन सकती हैं। पहली ये है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज नोन एज टार्क। एक ख़ास एक्सिस की गिर्द, जिस तरह हम डोर को रोटेट करवाते हैं तो इसका एक ख़ास पॉइंट है, उसकी गिर्द ही रोटेट करता है। इसी तरह जिस चीज़ में भी सर्कुलर मोशन होगी या एंगुलर मोशन होगी, उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होगा, फोर्स लगाने से हमेशा टार्क प्रोड्यूस होगा। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज नोन एज टार्क। अब मेरी दूसरी इसकी डेफिनेशन, दो पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले ये है कि लीनियर मोशन की जब मैं बात करूँगा, लीनियर का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन में, लीनियर, रेक्टिलीनियर, यूनिडायरेक्शनल, वन डायमेंशनल, ये चार पांच वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम किसी चीज़ को मूव करवाते हैं स्ट्रेट लाइन में। जब भी बेटी हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, हम जस्ट सिर्फ और सिर्फ फोर्स की बात करेंगे। लेकिन जब हम सर्कल की बात करेंगे तो हम मूवमेंट आर्म का भी साथ जिक्र करेंगे या उस सर्कल के रेडियस का भी जिक्र करेंगे। तो इस तरह करके ये कहता है कि ए फिज़िकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन कौन सा होगा, जो सर्कल में प्रोड्यूस होता है, जो सर्कुलर होगा। फिर वो कहता है इन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टार्क। अब बड़ी लीनियर मोशन को जब मूव करवाते हैं, लीनियर मोशन में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कौन करता है, हमेशा फोर्स करती है। जिस तरह F इज इक्वल टू किसके बराबर, ma के बराबर। लेकिन जब हम टार्क की बात करेंगे तो टार्क में बड़े आगे जाके पढ़ेंगे भी सही, वहाँ हम कहेंगे कि टार्क प्रोड्यूस करता है क्या चीज़, एंगुलर एक्सीलरेशन। फोर्स लीनियर एक्सीलरेशन, टार्क क्या करेगा बड़ी, हमेशा एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। फिर नीचे उसने एक और भी लिख दी है, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी हम दो वेक्टर को ज़रब देंगे तो क्रॉस, अगर आंसर आएगा वेक्टर क्वांटिटी, तो इस प्रोडक्ट को हमने क्या नाम दिया था, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो थर्ड डेफिनेशन में भी ये बताता है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, मूवमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। दो वेक्टर को ज़रब दिया हम लोगों ने, अगर आंसर आ गई वेक्टर क्वांटिटी, इस प्रोडक्ट को तीन नाम दिए थे, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरा वेक्टर हमने नाम दिया था आउटर प्रोडक्ट का। अब इसमें दो तीन टर्में हैं जो डिस्कस करनी है। सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि हमने किस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगानी है। वो जो लाइन है, जो स्पैनर की लाइन, जिससे हम नट से लेकर, नट के पिवट पॉइंट से लेकर जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, फोर्स लगाई हुई है। जिस तरह इधर फिगर में शो कर रहा है, दरमियान में ओ से लेकर एक लाइन एल से शो की और फिर हैंड आ गया है। इसी चीज़ को हम कहते हैं, ये क्या चीज़ है, बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब वो कहता है कि व्हाट इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द लाइन अलॉन्ग विच ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके ऊपर वो नट टाइट होता है या जिसकी गिर्द वो घूमता है एक ही एक्सिस की गिर्द,
उसे वो नाम देता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, बल्कि इसे पिवट पॉइंट भी कहते हैं। द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच ए बॉडी रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। Movement arm, the perpendicular distance between the line of action of force and axis of rotation is called movement arm। फिर वो कहता है कि बड़ी 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से ऊपर टार्क डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर, दूसरा मूवमेंट आर्म के ऊपर, और तीसरा बड़ी ओरिएंटेशन का नाम वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, या एंगल के ऊपर। क्योंकि हमने कहा था टार्क इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? आर क्रॉस एफ। फिर हमने कहा था साइन थीटा भी होगा, क्रॉस को ख़त्म करोगे, और साइन 0 पे 0 होता है और साइन 90 पे मैक्सिमम। इसी तरह दरमियान में साइन 60 पे आप लोगों का 0.866, फिर साइन 45 पे 0.707, फिर साइन 30 पे 0.5। तो हर एंगल के ऊपर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसलिए वो कहता है कि टार्क डिपेंड करता है 3 चीज़ों के ऊपर, मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स, मूवमेंट आर्म, और तीसरा एंगल बिटवीन फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। फिर मैथमेटिकल फॉर्म वो कहता है कि टार्क किसके बराबर है? आर क्रॉस एफ। आर क्या है? बेसिकली मूवमेंट आर्म है, और एफ क्या है? बेसिकली अप्लाइड फोर्स है। मैथमेटिकली लिखते हैं तो आर क्रॉस को ख़त्म करोगे तो एफ साइन ऑफ थीटा। अब हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि 2 वेक्टर को ज़रब दो और आंसर कौन सी क्वांटिटी आना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए यहाँ पे हमारा एन कैप लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आर भी मैग्नीट्यूड है, एफ भी मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड है। तो आपका आंसर तो मैग्नीट्यूड आ रहा था, तो लाजमी बात है इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। और नट किस सिमत में टाइट होगा, उसमें टर्निंग इफेक्ट किस सिमत में आएगा? तो बेटी हमेशा वो थर्ड डायरेक्शन में आता है, इसलिए एन कैप इस्तेमाल किया गया। फिर वो कहते हुए आर इज़ मूवमेंट ऑन एंड फोर्स इज एफ इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड एन इज़ डायरेक्शन ऑफ क्या? टार्क। तो हम पहले ये भी बात डिस्कस कर चुके हैं। एन बेसिकली क्या शो करता है? बेसिकली एन उस वेक्टर के रिज़ल्ट की डायरेक्शन को शो करता है कि ए क्रॉस बी का रिज़ल्ट किस सिमत में होगा। वो हमेशा क्या होगा बेटी? वो आप लोगों का परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट है जी डायरेक्शन ऑफ टार्क। फिर वही चीज़ के क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उसकी डायरेक्शन हम लोगों ने राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल में curl of a finger shows the axis of rotation and thumb represents the direction of resultant vector। अब ये भी बात हो चुकी है कि एंटी क्लॉकवाइज जब भी चलोगे तो आप राइट हैंड रूल को यूज़ करें। एंटी क्लॉकवाइज कर्ल ऑफ ए फिंगर, जब एंटी क्लॉकवाइज तो आपका थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अपवर्ड को बड़ी आप लोगों ने क्या लेना है? हमेशा पॉजिटिव। अगर मैं क्या नाम है थंब को डाउनवर्ड करूं तो कर्ल ऑफ फिंगर की डायरेक्शन आप चेक करेंगे तो वो आप लोगों की कैसे बनेगी? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बड़ी अब हम जब डायरेक्शन ऑफ टार्क की बात करेंगे तो टार्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, या एक और वर्ड भी इस्तेमाल करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। टार्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज हमेशा हम लोगों ने क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। और क्लॉकवाइज जब भी लेंगे तो हमेशा क्या लेंगे? वो नेगेटिव लेंगे। ये 2 पॉइंट्स बड़ी आप लोगों ने याद रखनी है कि इसकी डायरेक्शन को पहले फाइंड कैसे करना है? बाय राइट हैंड रूल, थंब रूल भी इसे कहते हैं। तो कर्ल ऑफ फिंगर शोज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो टार्क की डायरेक्शन किधर होगी? हमेशा एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन में। तो अपवर्ड या काउंटर क्लॉकवाइज टेकन एज ए पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टेकन एज ए नेगेटिव। नेक्स्ट बेटे आप लोग इसके हम यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन, और मूवमेंट आर्म के क्या हो जाएंगे बेटे? मीटर। तो इसके ऐसे यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन मीटर होते हैं। फिर आगे वही एग्जांपल उसने दी हुई है कि हम लोगों ने क्या करना है? एक स्पैनर है, उसके ऊपर नट को टाइट करना है। तो बड़ी जितनी हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, 2-3 चीज़ों पे हम बात कर रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर, दूसरा मूवमेंट आर्म के ऊपर, तीसरा जी एंगल के ऊपर। अब इस स्पैनर को हम लोगों ने टाइट करना है। एक छोटा स्पैनर है, एक बड़ा स्पैनर है जी। एक ये है कि हमने अपनी मैरान गाड़ी का टायर चेंज करना तो उसके नट को ओपन करना, तो हम छोटा स्पैनर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ट्रक हो बड़ा, उसके जो नट होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, तो उसको ओपन करने के लिए वो उसके पीछे एक बड़ी सी एक
लोहे की रॉड लगाते हैं तो उसके मूवमेंट आर्म को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो फोर्स तो बढ़ा नहीं सकते। अब दो ही ऑप्शन थे, या तो मूवमेंट आर्म को बढ़ाएं या फोर्स को बढ़ाएं। तो हम क्या करते हैं, जहाँ कम फोर्स लगानी हो वहाँ मूवमेंट आर्म संभाल हो सकती है, लेकिन जब ज़्यादा फोर्स लगानी हो या किसी चीज़ को ऊपर हार्डली काम करना हो तो वहाँ पे हम मूवमेंट आर्म बढ़ा के भी क्या कर सकते हैं, टार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टार्क तीन चीज़ों में डिपेंड कर रहा था, मूवमेंट आर्म के ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर, और तीसरा क्या चीज़ जी, एंगल के ऊपर। तो वो कहते हैं कि अगर हम क्या करें, जितना हम सख्ती से मूव करवाएंगे, जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, तो लाजमी बात है टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। या तो हम लेंथ को भी बढ़ा लें तो फिर भी क्या होगा, अब आपको फोर्स, उसी फोर्स के साथ आप उस नट को भी ओपन कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी बेसिकली क्या होती है, एक रिजिड बॉडी या हार्ड बॉडी है, एक सख्त बॉडी है, ऐसी बॉडी जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं और फोर्स लगाने से उसके पार्टिकल की पोजीशन चेंज ना हो। ऐसा बॉडी जिसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं और उसके पार्टिकल की पोजीशन चेंज ना हो, ऐसे बॉडी को बड़ी हम नाम देते हैं किसी का रिजिड बॉडी। कोई पत्थर है, उसको मैं पकड़ के प्रेस करूं तो फोर्स लगाने से कभी भी उसके पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ऐसे बॉडी को हम क्या नाम देंगे, ये कौन सा बॉडी है, रिजिड बॉडी। जिस तरह फोम है, उसमें प्रेस करता हूँ तो उसके पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है, उसे हम कभी भी रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे। रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएं और उसके ऊपर क्या हो, कोई भी पार्टिकल की पोजीशन ना चेंज हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज रिजिड बॉडी। इसलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट्स ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट बाई अप्लाइंग ए फोर्स देन सच ए बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। इसी तरह ऊपर भी लिखा हुआ है, इफ़ द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स डज नॉट चेंज द डायमेंशन ऑफ ए बॉडी, डायमेंशन मीन उसकी शेप वगैरह चेंज ना आए, देन द बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो ऐसे बॉडी को वो क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज रिजिड बॉडी। अब ये एक फिगर बनी हुई है बुक में, ज़रा डिफरेंट अंदाज से बनी हुई। नीचे वाली फिगर में मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को ज़रा थोड़ी सी ये क्लियर हो जाए। इसमें दो पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। एक ये है कि एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी को मूव करवाना है। इस रिजिड बॉडी को मूव करवाने के दो तरीके, एक या तो हम उसको लीनियरली मूव करवाएं। लीनियर मूव करवाने के लिए मैं इस फिगर को ज़रा अलग करके आप लोगों को दिखाता हूँ जी बेटी। इसमें अब फिगर को मैंने अलग कर दिया है। इसमें दो चीज़ें आपने याद करनी है। एक ये कि मैं इस रिजिड बॉडी को मूव करवाता हूँ लीनियरली। जब मैं लीनियर या स्ट्रेट लाइन में मूव करवाऊँगा तो आप देख लें फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हिस्सा लेगा, एफ कॉस ऑफ थीटा। ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वर्क वाली एग्जांपल में, कि जब हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी को मूव करवाते हैं तो स्ट्रेट लाइन में मूव करवा रहे थे तो उसके ऊपर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हिस्सा लेगा, एफ कॉस ऑफ थीटा। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम बॉडी को ऐसे रोटेट करवाएं, इसमें क्या टार्क प्रोड्यूस हो। तो टार्क प्रोड्यूस करने के लिए बेटे जी अब एफ कॉस ऑफ थीटा हिस्सा नहीं लेगा। कौन सा इसका कंपोनेंट हिस्सा लेगा, एफ साइन ऑफ थीटा। एफ साइन ऑफ थीटा क्या करेगा, इसके टर्निंग इफेक्ट में हिस्सा लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टार्क प्रोड्यूस होगा। अब बुक वाले ने फिगर से क्या कि नीचे एफ कॉस थीटा और ऊपर एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर, लेकिन बुक वाले ने क्या कि अपोजिट साइड वाले दोनों बना दिए। तो मैंने दोनों को वाज़ेह कर दिए इसलिए कन्फ्यूजन ना हो। एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड। बेशक फिगर को ऊपर वाले हिसाब से बनाओ या इस वाले तरीके से बना लो, आप लोगों का हिसाब क्या होगा, क्लियर हो। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टार्क बेटे जी बेसिकली होता क्या है, टार्क होता है जी, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के अंदर हमेशा हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसका डायरेक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कौन सा कंपोनेंट फोर्स का इस्तेमाल करोगे बेटी, एफ साइन थीटा, और कौन सा इस्तेमाल करोगे, आर। तो टार्क आपके पास आ जाएगा किसके बराबर, आर एफ जी। यहाँ पे टार्क इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इंटू बेटे जी क्या आ जाएगा आप लोगों का, आर के बराबर। तो टार्क आप लोगों को किसके बराबर आ जाएगा, आर एफ साइन ऑफ थीटा। एंगल बिटवीन वो आपके फोर्स
किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो जो हमने किस एंगल के ऊपर बेसिकली फोर्स लगाई है जी। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों का जो है, अब ये था कि हम लोगों ने क्या कि फोर्स के कंपोनेंट बनाए हैं। इसी तरह बेटे जी हम किस चीज़ के आर के भी कंपोनेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट फिगर में मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ जी। इस फिगर में बेटे जी मैंने दोनों को फिर बना दिया। अब हम आर के बनाएंगे, बुक वाले ने फिर उसी तरह अपोजिट बनाए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे आर के फिर उसी तरह इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सा होगा, वो आर cos थीटा होगा। जो बेटी उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, आर साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह करके फिर हम क्या कर सकते हैं, टार्क उसी तरह अब कौन सा हिस्सा लेगा, आर साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा फोर्स। तो टार्क किसके बराबर आ जाएगी बड़ी, आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह करके हम लोग क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, टार्क ड्यू टू रिजिड बॉडी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।